हेलो स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है वेक्टर्स। अब मैं पहले ये बता देना चाहता हूँ, ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। मैं इसे ही सबसे पहले क्यों ले रहा हूँ फिजिक्स में, क्योंकि अगर हम ये वेक्टर पढ़ लेंगे तो हमें फिजिक्स के बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। क्योंकि वेक्टर अपने आप में बहुत ही अच्छा जो है टॉपिक होता है, इसको सबसे पहले पढ़ना ज़रूरी होता है। आप थोड़े बहुत मैथमेटिकल टूल्स पे काम कर चुके हो, मैथमेटिकल टूल्स आपको अच्छे से इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इनका फिजिक्स में बहुत बड़ा यूज है। ऐसे ही वेक्टर का भी बहुत बड़ा यूज है, क्योंकि हम ऐसी कुछ क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो वेक्टर क्वांटिटी होंगी, कुछ स्केलर होंगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो वेक्टर्स है। तो वेक्टर जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, तो ये हम देख लेते हैं। तो वेक्टर जो है बेसिकली वेक्टर, देखो शॉर्ट वे में लिख लेते हैं कि वेक्टर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, ऐसी कुछ फिजिकल, ऐसी भौतिक राशियां होती हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का होना ज़रूरी है। यानी ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के साथ क्या होती हैं, डायरेक्शन को शो करती हैं, ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम बता सकते हैं यहाँ पे, जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये जो है ना, ये सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटी हैं जिसके साथ आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। उसके बाद आता है एक स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी आपको पता है कि स्केलर क्वांटिटी जो है बेसिकली उसमें हमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड ही मिलता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी, बट हैज़ नो डायरेक्शन। केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का रोल नहीं होता उसमें। जैसे कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे बताऊँ तो एग्जांपल के तौर पे हम डिस्टेंस को बोल सकते हैं, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और जैसे एग्जांपल में वर्क हो गया, पावर हो गई, ये सब की सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी एटसेट्रा। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे कि वेक्टर्स के अंदर हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के जो टाइप होते हैं वो बेसिकली, सबसे पहले जो मैं वेक्टर का टाइप ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ इक्वल वेक्टर। तो काफ़ी सारे इन पे क्वेश्चंस भी आते हैं छोटे छोटे, ध्यान देना आप इसको। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होता है कि ऐसे वेक्टर, जैसे कि मान लो आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि उसके ऊपर एरो का सिंबल लगा दिया जाता है। दो वेक्टर हैं ए और बी, और इनको इक्वल वेक्टर कब कहा जाएगा? इक्वल वेक्टर इनको तब कहा जाएगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो, ठीक है। यानी दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का सेम हो, ठीक है। सेम होगा तो हम कहेंगे कि ये दोनों कैसे वेक्टर हैं, इक्वल वेक्टर है। अच्छा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करूं, मान लो कि मैंने एक वेक्टर बनाया ये, तो मैं आपको बताऊंगा, देखो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, ध्यान देना। ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होता है जिसमें एरो को नहीं लेते, उसको हम मैग्नीट्यूड लेंगे, वो उसका मैग्नीट्यूड होगा। यानी जो एक स्ट्रेट लाइन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, इसके मैग्नीट्यूड को। और जो एरो हेड होगा, ये जो एरो हेड है ये रिप्रेजेंट करेगा आपकी डायरेक्शन को। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर हैं, इक्वल वेक्टर हैं, तो उस केस में हम कहेंगे कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। यानी यहाँ से यहाँ तक की स्ट्रेट लाइन सेम है और डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि वो इक्वल वेक्टर है। दूसरा एक वेक्टर लेते हैं पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर और इक्वल वेक्टर में क्या कुछ अलग है? देखो, पैरेलल वेक्टर के केस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, बट अगर हम ऐसा लिख दें कि कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर है और वो जस्ट डबल है, यानी ए और बी वेक्टर हमारे पास है, ठीक है, लेकिन हम ये कहें कि मैग्नीट्यूड सेम ना हो, जिनका मैग्नीट्यूड सेम ना हो बट डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, बट डायरेक्शन क्या हो आपकी, सेम हो, तो मैग्नीट्यूड सेम ना हो, ठीक है। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि ये दो वेक्टर आपके कैसे वेक्टर हैं, पैरेलल वेक्टर है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बोल सकते हैं कि भी आपका एक वेक्टर ऐसा मैंने लिया ए वेक्टर, इसको मैंने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा वेक्टर बी है,
वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखें आप यहाँ से यहाँ तक कि स्ट्रेट लाइन को देखो, ये स्ट्रेट लाइन को देखो, तो इसका मतलब है कि ये दोनों वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड में सेम नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो है इसके केस में हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जो है ये बी वाला वेक्टर की लेंथ बड़ी है, ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा वेक्टर होगा, इक्वल वेक्टर है, ठीक है, ये सॉरी पैरेलल वेक्टर है। ऐसे ही एक होता है एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको देखनी है। एंटी पैरेलल वेक्टर के अंदर क्या होगा कि ऐसे वेक्टर्स, जैसे कि मान लो एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर है बी, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो एक वेक्टर ए है, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड तो क्या रहे, सेम मैग्नीट्यूड हो, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे का क्या हो, अपोजिट, डायरेक्शन उनकी क्या हो, अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो, तो उस तरीके के वेक्टर को हम एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक वेक्टर मैंने ए लिया, दूसरा वेक्टर मैंने इसी के केस में यही बना दिया, और इसी लाइन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग ये वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है, इसके कंपैरिजन की बात की जाए तो इसकी डायरेक्शन जो है इसके जस्ट क्या है, अपोजिट है। तो इसका मतलब ये कैसे वेक्टर है, एंटी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर के अंदर जो थीटा होगा वो आपका 0 डिग्री होगा, और एंटी पैरेलल में थीटा जो होगा वो 180 डिग्री होगा। जनरली इनको लिखने का जो लिखने का तरीका है वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं कई बुक्स में, पैरेलल के केस में, और एंटी पैरेलल के केस में ऐसे लिखते हैं, ए जो है इस तरीके से। इसका मतलब है कि इन दोनों की डायरेक्शन जो है एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। और वेक्टर्स की बात करते हैं, और वेक्टर्स में हमारे पास एक होता है कोलिनियर वेक्टर। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आप स्क्रीनशॉट लेके और लिख लेना अपने कॉपी के अंदर, राइट डाउन कर लेना। तीसरा जो हमारे पास होता है, इसके बाद जो फोर्थ हमने लिया है वो है हमारा कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, सर्रेखीय बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर। ऐसे वेक्टर को, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, ठीक है, यानी कोलिनियर वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जो एक ही लाइन के अलोंग होते हैं, यानी एक ही लाइन के अलोंग होते हैं, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर्स जो एक लाइन के अलोंग हो, ठीक है, तो एक लाइन के अलोंग जो वेक्टर होंगे उनको हम कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। अब एक होता है कि यहाँ पर फिफ्थ कोप्लेनर वेक्टर। को का मतलब है सेम होना चाहिए, ठीक है, लाइन के अंदर बोला गया है, को का मतलब सेम, ठीक है, किस में सेम होना चाहिए, एक लाइन में सेम होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब वो कैसा वेक्टर हो गया, कोलिनियर वेक्टर। एक होता है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर जो होता है उसको हम किस तरीके से कहेंगे कि यानी ऐसा वेक्टर जिसका जो एक ही प्लेन में लाई करते हो। ऐसे जितने भी वेक्टर्स होंगे जो एक ही प्लेन में लाई करते हो, चाहे तो वो एक्स वाई में होंगे, जैसे कि मैंने मान लो ये बना दिया, ये एक्स एक्सिस बनाया और ये वाई एक्सिस बनाया, और अगर यहाँ पे मैं दो वेक्टर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये जो वेक्टर है ए और बी, ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं एक्स वाई में। इसका मतलब ये कैसे है, कोप्लेनर वेक्टर है। इसके बाद अगला देखते हैं हम, जीरो वेक्टर। नेक्स्ट है हमारा जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर जो होता है इसमें हम बोल सकते हैं जिसका मैग्नीट्यूड आपका क्या हो, यानी हमारे पास होता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो जीरो होता है, मैग्नीट्यूड जीरो होता है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड हम जीरो ले सकते हैं, बट उसकी जो डायरेक्शन है वो एक आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होनी चाहिए। उसके बारे में कुछ पता नहीं कर सकते कि वो डायरेक्शन होगी कहाँ पे, उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं होता, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सेवंथ, ठीक है, सेवंथ में जो हम पढ़ रहे हैं वो होता है यूनिट वेक्टर। देखो इस पे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन जो है इस पे काफ़ी आते हैं यूनिट वेक्टर पे। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जनरली यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है, यानी यूनिट होता है, ठीक है, ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। जनरली यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कोई वेक्टर मैंने लिखना है यूनिट वेक्टर के केस में, तो मैं उसके ऊपर एक टोपी लगा दूंगा, यानी कैप लगा दूंगा, तो ये यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। तो यूनिट वेक्टर को अगर हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस,
ये जो है ये मॉडुलस होता है, ठीक है, इसको मॉडुलस वेक्टर कहते हैं। अब देखो ये यूनिट वेक्टर का लिखने का एक तरीका होता है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 यूनिट होता है। ओके, तो हम ये लिख सकते हैं। एक होता है ऑर्थोगोनल वेक्टर। नेक्स्ट 8th प्रॉपर्टी में ऑर्थोगोनल। ऐसे जो वेक्टर्स होते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। मान लो कि मैंने कोई प्लेन लिया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये मैंने जेड एक्सिस लिया है। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होगा उसको हम आई कैप में लेंगे, और वाई एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होगा जे कैप में लेंगे, और जेड एक्सिस के अलोंग वेक्टर को के कैप में लेंगे। तो ये जो आई कोमा जे कोमा के कैप, ये जो वेक्टर होते हैं इनको बोलते हैं हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ये याद रखना आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आगे यूज़ भी होने वाले हैं कई सारी एप्लीकेशन में। ओके, अच्छा, कोई भी ऑर्थोगोनल वेक्टर है उसको लिखने का क्या पैटर्न हो सकता है। जैसे कि मान लो उसको हम और कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको अगर लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं। ऑर्थोगोनल वेक्टर के केस में अगर मुझे आई कैप चाहिए, तो आई कैप में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि आई कैप जो है वो जनरली कौन सी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो आई कैप एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, और वो क्या मिलेगा, एक्स एक्सिस या डायरेक्शन में आपका वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस। यस और नो, ये ऑर्थोगोनल वेक्टर हो गया, जैसे कि हमने यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया था। वैसे ही अगर हम जे कैप के बारे में बात करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वाई कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ वाई। और इसी तरीके से हम अगर के कैप की बात करें तो ये हो जाएगा जेड अपॉन में जेड का मॉडुलस, ठीक है। ये सारे जो आई कैप, जे कैप और के कैप है, इनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर आपको समझ आ गया होगा, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ अगला जो वेक्टर ले रहे हैं वो हम लेते हैं पोलर वेक्टर। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर एक बार लिख लें इसको, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाएंगे इन पे, ठीक है। अब उसके बाद है हमारा पोलर वेक्टर। 9th, पोलर वेक्टर क्या होता है, ठीक है। पोलर वेक्टर क्या होते हैं, यानी जो पोलर वेक्टर जो होते हैं वो जनरली हमारे किस में आते हैं, पोलर वेक्टर जो होते हैं जिनमें जो अपना एक स्टार्टिंग पॉइंट रखते हैं, ठीक है, दे हैव स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर जिनकी अपनी एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होती है, दे हैव स्टार्टिंग पॉइंट, जो एक अपना स्टार्टिंग पॉइंट रखते हैं, या फिर हम कह सकते हैं और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी जिनकी अपनी एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होती है, ठीक है, उनको हम पोलर वेक्टर कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट अपने आप में एक वेक्टर है, इसे हम क्या कहेंगे, पोलर वेक्टर कहेंगे, ठीक है। वेलोसिटी है, इसको भी हम पोलर वेक्टर कहेंगे, ठीक है। यानी जो भी लीनियर लाइन होगी, यानी लीनियर मोशन के बारे में स्टडी जो होगी ना, उसके अंदर जितने भी वेक्टर्स आते हैं वो पोलर वेक्टर में आएंगे। जैसे कि एग्जांपल मान लो कि कोई एक एक्स वाई प्लेन लिया मैंने, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक प्लेन लिया, और यहाँ से कोई पॉइंट है, यहाँ से जो है एक पॉइंट है हमारा ए, ठीक है, और ये जो है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये इसका एक क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो यानी इसका अपना एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से ये चल के इस पोजीशन पे पहुँचा है। अगर ये यहाँ होता तो स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ पहुँचता। तो जो अपने एक स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रखते हैं उनको हम पोलर वेक्टर कहेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं छोटे छोटे, वो आता है एक एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होता है, एक्सियल वेक्टर बेसिकली किस तरीके से, देखो जितने भी रोटेशनल इफेक्ट आते हैं, यानी जो भी आपके रोटेशनल इफेक्ट या फिर घूर्णन गति में, ठीक है, जितने भी वेक्टर होते हैं उनको हम कौन सा वेक्टर लेते हैं, एक्सियल वेक्टर में लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे टॉर्क की बात कर दी, ये रोटेशनल का पार्ट है, टॉर्क हो गया। एंगुलर स्पीड की बात कर ली, एंगुलर स्पीड, ये छोटे छोटे एग्जांपल देके आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन बना के कि बताओ इनमें से कौन सा जो है एक्सियल है, पोलर है, इस तरीके से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं एंगुलर स्पीड होगी, या आप ये भी कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम हो गया,
एंगुलर मोमेंटम, ये एग्जाम्पल देके ही आपको क्वेश्चन बना दिया जाता है, ठीक है। आपको बस समझना है कि कौन से एक्सियल और कौन से जो है पोलर वेक्टर होते हैं। तो एक्सियल वेक्टर आपका क्या हो गया, जिसमें जो रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जिसमें टॉर्क हो गया, एंगुलर स्पीड हो गया, ये दीज आर द एग्जाम्पल विच आर रिलेटेड टू द एक्सियल वेक्टर। नाउ अब मैं जो है इसके अंदर क्या करता हूँ, जैसे सपोज करो कि मुझे इसको हम राइट हैंड स्क्रू रूल से इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अंदर जो है राइट हैंड स्क्रू रूल ले लेते हैं, या फिर फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल यूज़ कर लेते हैं, या लेफ्ट हैंड थंब रूल यूज़ कर लेते हैं। तो वो सब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मान लो कि आपके पास कोई ऐसा प्लेन है, ये कोई प्लेन है, और इस प्लेन पर, ठीक है, कोई भी पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, और वो इस तरीके की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अपनी जो फिंगर्स हैं उनको आप कर्ल करो, इस डायरेक्शन में कर्ल करो, जैसे कि इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसी की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को मूव करो। मूव करने के बाद में जो थंब होगा, अगर मान लो ये प्लेन ऐसा हो, सीधा हो, और इसी डायरेक्शन में ऐसे कोई मूवमेंट हो रहा हो, तो इसका जो एक्सियल वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की तरफ होगी। मैं उसको उसी तरीके से ले रहा हूँ, तो इसके एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन होगी आपकी ऊपर की तरफ। तो ये आपका एक्सियल वेक्टर हो गया। अगर मान लो सिचुएशन कुछ ऐसी दे रखी हो कि प्लेन आपने लिया हुआ है इस तरीके से, और रोटेशनल इफेक्ट कुछ इस तरीके का है, रोटेशनल इफेक्ट कुछ इस तरीके का है कि ऐसा रोटेशनल इफेक्ट है। तो इस बार रोटेशनल कुछ ऐसा है, ठीक है। यानी हम अगर ऐसे रख दें इस प्लेन के अंदर XYZ में, और फिर किसी पार्टिकल को मूव करवाएं और इस तरीके से मूव करवाएं, तो ये जो थंब है ये इंडिकेट करेगा उसकी डायरेक्शन को। तो इसकी डायरेक्शन जो है इस बार कहाँ आ गई, नीचे आ गई। तो इस बार इसमें एक्सियल वेक्टर कहाँ होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट जो हम देखते हैं, कोप्लेनर वेक्टर भी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो है नाउ, ओके स्टूडेंट, तो हमने ये टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़े हैं, जिसमें हमने 10 टाइप के वेक्टर पढ़े हैं, ठीक है। अब हम जो है अगला वेक्टर पढ़ते हैं। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी काम की चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं ना पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को डिफाइन कर रहा था। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम एक और लेते हैं, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, तो अब आपको पढ़ना है नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। तो देखो नेगेटिव वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो कि कोई वेक्टर है ए, ऐसा कोई वेक्टर लिया मैंने ए, ठीक है, और उसका अगर मुझे एक और वेक्टर चाहिए जो नेगेटिव वेक्टर चाहिए, तो बी वेक्टर है। अगर उसको मुझे नेगेटिव वेक्टर में चाहिए तो मैं उसको लिख दूंगा माइनस ऑफ ए वेक्टर। यानी कुल मिला के मैं कह सकता हूँ मैग्नीट्यूड तो उसका सेम हो, क्या कह रहा हूँ मैं, मैग्नीट्यूड तो उसका क्या होना चाहिए, सेम, बट उसका जो एरो हेड है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दो, तो वो उस पर्टिकुलर वेक्टर का क्या हो जाएगा, नेगेटिव वेक्टर हो गया। तो जैसे इसका बनाऊँ मैं b इक्वल टू माइनस ए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेम है, यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो इसके जस्ट अपोजिट कर दी, तो ये उस वेक्टर का क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर होगा। आई बात समझ में। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। कुछ वेक्टर को ऐड करने के मैं रूल बताऊंगा, यहाँ पे 3 रूल होते हैं, और वो रूल हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अगर मान लो हम पढ़ें कि ट्राइंगल यानी वेक्टर एडिशन के लॉ कौन से होते हैं, वेक्टर को ऐड कैसे किया जा सकता है, तो वेक्टर एडिशन, ठीक है, ये देखते हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका मतलब है स्टेटमेंट में अगर इसको समझें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मान लो कि आपके पास 2 वेक्टर हैं। मान लो कि आपके पास एक वेक्टर ए है जिसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है, एक दूसरा वेक्टर मैं ले रहा हूँ बी वेक्टर जिसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो मेरे पास 2 वेक्टर हैं और मैं चाहता हूँ इनको ऐड करना, तो ये एडिशन है। कैसे हम ऐड करेंगे, तो वेक्टर को ऐड करेंगे, तो वेक्टर को ऐड इस तरीके से करेंगे, r इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। तो ये वेक्टर को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, देखें आप ध्यान दें, ये जो पॉइंट होता है ये इसका क्या होता है, टेल होता है, और ये जो होता है ये इसका हेड होता है, ये टेल और ये हो गया हेड, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करता हूँ,
तो मैंने वेक्टर ए को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया। अब देखो जो वेक्टर को मुझे ऐड करना है ना, जिस वेक्टर को मुझे ऐड करना है उस वेक्टर को हमेशा पहले वाले वेक्टर की हेड से टेल को कनेक्ट करना है। ये बात आप याद रखें कि इस वेक्टर की हेड को इसकी टेल से कनेक्ट करना है और डायरेक्शन उसी तरीके की होनी चाहिए। तो हमने इस तरीके से कर दिया, यानी टेल को किससे कनेक्ट किया, हेड से कनेक्ट कर दिया। तो ये अपने पास कौन सा वेक्टर आ गया, बी वेक्टर आ गया। अब मुझे ना इसका रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो हमेशा मिलेगा वो हमेशा याद रखना टेल टू टेल और हेड टू हेड को मिलाना है, ठीक है। तो टेल को टेल से मिला दो, जो रिजल्टेंट वेक्टर इनका कंबाइंड इफेक्ट होगा दोनों का, उसमें हमने क्या किया कि टेल को टेल से मिलाया और हेड को हेड से मिलाया। तो ये जो वेक्टर मिलेगा अपने को, ये वेक्टर आपका कौन सा वेक्टर होगा, इन दोनों वेक्टर के कंबाइंड इफेक्ट को शो करेगा, ठीक है, जो कि इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और ये ही हम कहते हैं। तो अगर मैं इसके स्टेटमेंट की बात करूं, अगर हम दो वेक्टर्स को उनके मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करें बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, इन द अपोजिट ऑर्डर। ये जो ऑर्डर है इसका जस्ट अपोजिट होना चाहिए। तो ये इसका स्टेटमेंट होगा कि अगर दो वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को है, तो हम तीसरे वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि हेड को हेड से मिलाएंगे और टेल को टेल से मिलाएंगे। तो वो जो वेक्टर होगा वो हमारे पास वेक्टर होगा r इक्वल टू a प्लस बी, जो दोनों वेक्टर के कंबाइंड इफेक्ट को शो करेगा। नाउ अब अगर हम नेक्स्ट जो है इस ट्राइंगल पे मैं उसके कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस को लेता हूँ, जिसमें हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, जिसका हम कई सारे न्यूमेरिकल्स में यूज़ करने वाले हैं। तो अब देखो, सपोज करो कि मैंने दो वेक्टर लिए, मान लो कि मैंने एक वेक्टर ये लिया, ए वेक्टर मैंने ये लिया और दूसरा वेक्टर मैंने बी ये लिया, ओके, ठीक है। और मैंने क्या किया, इन वेक्टर्स को, एक बात और याद रखने वाली बात है, अगर कोई वेक्टर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो उस वेक्टर की जो लाइन ऑफ एक्शन होगी ना, जैसे कि इसकी लाइन ऑफ एक्शन, ये एरो अगर जा रहा होता तो किधर जा रहा होता, इधर ही जा रहा होता, तो हम उस वेक्टर को उस लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो यहाँ पहले था वहीं रिप्रेजेंट करें, हम उसकी लाइन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग उसको कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इस वेक्टर को इसकी लाइन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आगे इसको कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से, पर वो इसी लाइन के अलोंग चलना चाहिए, ओके। तो अगर मान लो मेरे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, और दो वेक्टर्स जो है इन दोनों वेक्टर्स, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये बना ली मैंने, तो ये भी ए वेक्टर की डायरेक्शन है। ये दोनों के बीच में अगर मान लो एंगल थीटा है, कितना है, एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर अभी हमने पढ़ा था, कैसे पढ़ा था कि भाई ये इसकी है, ये इसकी टेल है और ये इसकी टेल है और ये इसका क्या है, हेड है। तो इस तरीके से ये इसका हेड है। अगर मुझे इसका रिजल्टेंट वेक्टर बनाना है तो मैंने क्या बताया, टेल को टेल से मिलाओ और हेड को हेड से मिलाओ। तो हमने क्या किया, टेल को टेल से मिलाया और हेड को हेड से मिलाया। तो ये कौन सा वेक्टर मिला हमें, r इज इक्वल टू इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, यानी a प्लस बी वेक्टर मिला, ओके। अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको इसके लाइन के अलोंग आगे दिखा सकते हैं, और यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो बी वेक्टर है, ये जो बी वेक्टर है, ये इस वाले वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये वाला बी के साथ एंगल बना रहा है, तो जिसके साथ एंगल बनाता है वो हमेशा किसका कंपोनेंट होता है, कोस का। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं बी कोस थीटा। और ये वाला जो परपेंडिकुलर है, यानी थीटा के सामने वाला ये जो परपेंडिकुलर, ये कौन सा हो गया, इसका मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा हो गया। अब मैं मान लो कि ये एंगल थीटा है और ये एंगल क्या ले लिया मैंने, अल्फा ले लिया, ठीक है। तो हम डायरेक्ट उस फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप उसको सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो आप प्रॉपर्टी लगा दें, इस ट्राइंगल को यूज़ कर लेना और इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसको सॉल्व करेंगे तो वो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब देखो आप क्या करना है, हमें क्या करना है, इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा होता है तो हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हमारे पास दो वेक्टर के
अगर बीच में एंगल थीटा है तो उनके रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, यानी ये उसका मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड मिला तो हमें डायरेक्शन भी चाहिए। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर है जो इस ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो ये जो अल्फा एंगल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी डायरेक्शन को। तो मैं डायरेक्शन को ऐसे लिख रहा हूँ और ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, कितना हो गया अभी, 10 अल्फा। सो 10 अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ से निकालें आप 10 अल्फा, क्योंकि जनरली डायरेक्शन में हम 10 लेंगे तो वो कितना होगा, बी साइन थीटा, और ये ए है, यहाँ से यहाँ तक ए है, और ये बी कॉस थीटा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, जो आपको याद रखना है। अब इसी के अंदर अगर मैं मान लो थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ, थोड़ा सा चेंज करूँ मैं, तो देखो छोटे छोटे क्वेश्चन कितने सारे बनते हैं इसमें, वो देखेंगे। अगर मान लो कि एक वेक्टर आपने लिया, ऐसा ले लेते हैं यहाँ पे, एक वेक्टर आपने ये लिया, ए वेक्टर लिया, ठीक है, और आपने बी वेक्टर ये लिया था, इस तरीके से बी वेक्टर इधर लिया था, और आप चाहते हो कि रिजल्टेंट वेक्टर आपका इस बार आए आर इज इक्वल टू ए माइनस बी वेक्टर आए, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आर इज इक्वल टू ए प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। इसका मतलब बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लेना है। तो बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो क्या हम इस लाइन को, अगर इस फर्दर लाइन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ए वेक्टर ऐसा है, तो इसको आगे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये इसके बीच का एंगल थीटा है कि नहीं, और ये वाला टोटल एंगल कितना है, पाई है, ओके। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, अभी देखें आप, इसको बड़े ध्यान से समझें आप, ये यहाँ पे एंगल कितना हो गया, ये यहाँ पे एंगल कितना हो गया, यहाँ पे एंगल हो गया आपका पाई माइनस थीटा, ठीक है, समझ रहे हो। ये टोटल एंगल पाई है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला कितना बचा, पाई माइनस थीटा, ओके। तो वैल्यू आप पुट कर दें रिजल्टेंट वेक्टर की, और यहाँ पे पुट कर दें आप कोस की जगह कोस पाई माइनस थीटा, तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर बदल जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो डायरेक्ट आपके पास मैं फॉर्मूला ले लेता हूँ, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab कोस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा, ठीक है, इस तरीके से, यस, ओके। तो अब ये जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड निकालें, और डायरेक्शन भी इसकी बदल सकती है, क्योंकि डायरेक्शन का भी रोल इसमें आ जाएगा। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का एक बेसिक मेथड है, जिससे कि हम आगे कुछ फर्दर क्वेश्चंस में अप्लाई करने वाले हैं। तो डायरेक्शन को आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही एक लॉ और होता है जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वैसे तो दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसके स्टेटमेंट को एक बार बता देता हूँ यहाँ पे। तो देखें आप, नेक्स्ट जो लॉ है आपका, वो है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो दूसरा है, सेकंड जो पार्ट है वो हो गया आपका पैरेललोग्राम, ठीक है, लॉ। वेक्टर को ऐड करने का एक और लॉ है पैरेललोग्राम। इसको देखिए आप, क्या होता है इसमें, जैसे कि वही मैं दो वेक्टर लेता हूँ, सपोज मैंने कि एक वेक्टर ए लिया, दूसरा वेक्टर मैंने ये लिया, कंसिडर किया मैंने इस तरीके की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है भी, और मैं इस लॉ में, इस लॉ को यूज़ करके वेक्टर को ऐड करना चाह रहा हूँ। यानी मुझे इस बार भी क्या रिजल्टेंट वेक्टर लेना है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर लाना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है, अगर दो वेक्टर आपको दिए गए हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर एक दो वेक्टर ए और बी हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, तो हम उसको दो पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से मिलाते हैं, ए और बी, और वो जबकि दोनों जो है एक ही कॉमन पॉइंट से निकलनी चाहिए, एक ही कॉमन पॉइंट होना चाहिए उनका, जिससे ये निकल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इसके एडजेसेंट जो पैरेलल साइड्स होगी वो कुछ इस तरीके की इसकी होगी, है कि नहीं, ए के पैरेलल ये हो गया और बी के पैरेलल ये हो गया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हमने पढ़ा था ए और बी के बीच में अगर एंगल कितना हो, थीटा हो, ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, इन दो वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट जो होगा, वो हमेशा एक डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा, और वो जो डायगोनल है वो इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट ए और बी का वेक्टर एडिशन रिप्रेजेंट करेगा। ये एंगल अगर मान लो थीटा है, ठीक है, ए और बी के बीच में, तो ये एंगल कितना है, अल्फा। तो देखो सेम ही है, एज इट इज है। अगर मैं इसको ऊपर से मिटा दूँ,
मैं कुछ ऐसा कर दूँ, देखो यहाँ से मैं अगर इसको ऐसे मिटा देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि ये है क्या, एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये सिर्फ ट्राइंगल है। ठीक है, सेम चीज़ को हमने इस तरीके से जो है रिप्रेजेंट कर लिया। और इसमें भी ये दो फॉर्मूले आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो याद रखने हैं। ठीक है, इन पे काफ़ी सारी एप्लीकेशन पूछी जाती है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, और इन पर जो है हम जो है करने वाले हैं